और इसी बारे में श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया था कि कर्म पर ध्यान दो पार्थ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुमने फल पर ध्यान दिया। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो पार्ट 4 ऑफ डिसीजन मेकिंग सीरीज में आपने जाना कि कैसे आप एक स्ट्रक्चर के साथ, स्टेप्स के साथ एक अच्छा डिसीजन मेक कर सकते हैं। पर अब ये लास्ट पार्ट आ चुका है और हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं कि आपका सिर्फ एक डिसीजन बना लेना, चाहे वो डिसीजन कितना भी अच्छा हो, चाहे आपने उस डिसीजन को कितने भी स्टेप से गुजार के बनाया हो, पर एक अच्छा डिसीजन ले लेना आपको गारंटी नहीं देता कि आप अच्छा काम करेंगे। तो चूज करना और एक्शन, एक्ट करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा काफी बार देखा गया कि लोग अच्छे अच्छे डिसीजन बना लेते हैं पर उसके बाद फिर उसे ड्रॉप कर देते हैं या उससे आगे कोई स्टेप लेते ही नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करते ही नहीं है। तो अब सोच के देखो कि तुमने इतनी लंबी प्लानिंग की, इतना अच्छा तुमने डिसीजन बनाया, इतने स्टेप से तुमने उसे गुजारा, तुमने इतना टाइम दिया उसके ऊपर, पर एट द एंड तुमने उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया ही नहीं, तो वो किस काम का निकला? ये एक तरह का टाइम वेस्ट ही हुआ। तो आपको इस वीडियो में यही समझना है कि हम इंप्लीमेंट और चूजिंग के बीच में फर्क समझ पाए। सिर्फ डिसीजन बना लेना काफी नहीं है, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना उसे बनाना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डिसीजन ठीक है भी या नहीं है। और डिसीजन हम बनाते ही इसीलिए है ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, और वो चेंज तभी आएगा जब आप अपनी एक निर्णय को इंप्लीमेंट करेंगे अपने रियल लाइफ सिनेरियो में। समझ में आया? और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप इंप्लीमेंट करें। तो आज लास्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग सीरीज में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर आपका डिसीजन लेने के बाद भी आपको फेलियर मिलता है तो कैसे आप उसे कोप अप कर सकते हैं और कैसे वहां से आप अपने आप को दोबारा खड़े कर सकते हैं, दोबारा पूरी ताकत के साथ कि हाँ, मैंने हार नहीं मानी है, मैं दोबारा ये काम करूंगा। ठीक है, तो आई वेलकम यू टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग सीरीज। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने डिसीजन को एक्शनेबल बनाओ, उसे इंप्लीमेंट करो। और वो तुम कैसे कर सकते हो? जो भी तुमने डिसीजन लिया है उसे कम से कम स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स में बांट दो, ताकि तुम्हारे पास एक काम हो करने के लिए कि मैंने डिसीजन ले लिया है और उसके बाद मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब ये स्टेप्स फॉलो क्यों करने हैं? ताकि जो तुम्हारी गाड़ी है काम की वो आगे बढ़ सके, वो सिर्फ डिसीजन बनाने तक ही सीमित ना रह जाए, वहां पे ही रुककर ना रह जाए। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने एक डिसीजन लिया कि भाई मुझे एक्टर बनना है। अब एक्टर बनना ही, डिसीजन लेने से ही तुम एक्टर नहीं बन जाओगे, तुम्हें उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तो तुमने शुरू के 3 स्टेप्स रखे। तो स्टेप नंबर 1 तुमने पता किया कि तुम्हारी लोकेलिटी में कितनी एक्टिंग क्लासेस है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 तुमने चूज किया कि तुम्हें कौन सी एक्टिंग क्लासेस में जाना है। स्टेप नंबर 3 तुमने चूज किया कि तुम कब से जाना शुरू करोगे। अब ये बेसिक से स्टेप हैं और ये तुम्हारी जो गाड़ी थी रुकी हुई उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर तुम, जब तुम देखते हो कि तुम वहां पर गए, फिर तुम सीखते हो, तुम लोगों से मिलते हो, तुम जानते हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट खुद बिल्ड होगा। पर ये स्टेप्स अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो ये तुम्हारा डिसीजन यहां तक ही सीमित रह जाएगा और तो ये तुम्हें हमेशा होल्ड करता रहेगा कि तुमने इतना टाइम देकर अपने लिए, अपनी सेल्फ केयर करते हुए तुमने अपने लिए एक डिसीजन लिया और तुमने उसे फॉलो नहीं किया। तो इससे अच्छा ये है कि इसे यहां तक ना रोककर स्टेप्स में परिवर्तित करो, इंप्लीमेंट करो। क्योंकि जब इंप्लीमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि तुम्हारा डिसीजन अच्छा था या नहीं था। समझ में आया? दूसरा, आउटकम बायस से तुम्हें बचना है। अब इससे हम कई बार इतना डरते हैं कि हम काम करने से पहले घबरा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने पास में कोई डिसीजन लिया और तुमने सोचा था कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसा रहेगा, पर रिजल्ट वैसा नहीं आया। तो तुम आउटकम से घबरा गए कि अगर इतना काम करने के बाद भी मुझे सेटबैक मिला तो मैं कैसे उससे कोप अप कर पाऊंगा, कैसे उससे झेल पाऊंगा, कैसे उससे आगे फिर बढ़ पाऊंगा, कैसे अपने आप को खड़ा कर पाऊंगा। तुम्हें इस आउटकम बायस से बाहर निकलना है, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगी। तुम्हें यहां पर यह देखना है कि तुम अपना जो प्रोसेस है, जो तुम अपना कर्म है, वो तुम ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुमने ये पता किया कि जितने डिसीजन के स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स, क्या मैंने उसे ठीक से फॉलो किया? उसके अलावा तुमने चेक किया कि यहाँ पर कोई ऐसा इमोशनल बायस तो नहीं था जो मेरे ऊपर असर डाल रहा था, कोई ऐसा कॉग्निटिव बायस तो नहीं था जो मेरे ऊपर असर डाल रहा था। तुमने सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक डिसीजन मेक किया। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आउटकम, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कंट्रोल से काफी सारी चीजें बाहर है। जहां तुम दूसरे की फील्ड में गए, जहां पे आउटकम दूसरे इंसान के हिस्से में है, दूसरे इंसान के कंट्रोल में है, तुम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तुम बस ये कर सकते हो कि तुम अपना जो कर्म है उसे ठीक से करो, ताकि तुम्हारे अंदर कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपना काम ठीक से किया था। और तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो आउटकम होगा, हमेशा जो रिजल्ट होगा, वो हमेशा एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है। तुम्हें यहां पर यह समझना है कि तुम बस अपना काम ठीक से करो, उसके बाद जो भी हो वो वैसा होना था, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। तुम्हें वहां पर रुक नहीं जाना है कि ये काम ऐसा हो गया तो फिर मैं अपने आप को रोक लेता हूं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ाई की, एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की, दिन रात लगाकर तुमने पढ़ाई की। अब इसके काफी सारे
रीजन हो सकते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन एग्जाम था उस दिन तुम लेट एग्जाम में पहुंचे, तुम्हें स्ट्रेस हुआ, तुम ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए, तुम्हारा जो सिस्टम था जिसपे तुमने एग्जाम दिया वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसके अलावा तुम्हारी उस दिन तबीयत खराब थी, उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो तुम्हारे एग्जाम वाले दिन पर असर डाल सकते हैं, और उस चक्कर में जो तुमने रिजल्ट सोचा था, जो इतनी मेहनत तुमने की थी, उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो क्या तुम वहां पर रुक जाओगे? नहीं, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे हिस्से में अपना कर्म है, तुम्हारे कंट्रोल में अपना कर्म है, तुम्हें बस वो कर्म ठीक से करना है, उसके बाद आउटकम जैसा भी रहे तुम्हें उससे अपने ऊपर असर नहीं गिरने देना है, तुम्हें ये समझना होगा। ठीक है, अब जैसे ही आउटकम आ जाए, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, यू मस्ट एंगेज द फीडबैक लूप। तुम्हें ये नहीं पूछना कि क्या ये फेलियर था, क्या ये सक्सेस थी, तुम्हें अपने आप से पूछना है कि क्या तुमने डिसीजन प्रोसेस के सभी स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया, क्या तुमने अपने गोल को ठीक से डिफाइन किया, क्या वहां पर कोई बायस था जिसने तुम्हारे ऊपर अपना असर डाला, या तुमने कोई क्रिटिकल स्टेप मिस कर दिया। ये क्वेश्चनिंग तुम्हें हेल्प करेगी इस चीज में कि तुम अपना ध्यान आउटकम पर, रिजल्ट पर ना लगाकर प्रोसेस पे दो, क्योंकि जब तुम प्रोसेस पे अपना ध्यान दोगे तो तुम अपनी परफॉर्मेंस पे अपना ध्यान दोगे। पर जब तुम अगर आउटकम पर ध्यान दोगे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मिली होगी सक्सेस, तो तुम हो सकता है उसमें खो जाओ और तुम सेम मेहनत दोबारा करोगे या नहीं करोगे, फिर वहां से दो रास्ते निकलते हैं। पर अगर तुम्हें फेलियर मिला तो तुम्हें वहां से सेटबैक मिल सकता है, तुम वहां से कॉन्फिडेंस अपना लूज कर सकते हो। तो तुम्हें यहां पर ध्यान ना देकर, आउटकम पर ध्यान ना देकर, तुम्हें ध्यान देना है अपने प्रोसेस पे। और इसी बारे में श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया था कि कर्म पर ध्यान दो पार्थ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर तुमने फल पर ध्यान दिया तो हो सकता है कि तुम फल में जो भी मिला होगा उससे खुद को इमोशनली अटैच कर दो। तो इससे अच्छा है कि तुम ध्यान दो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर। क्योंकि जब तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो कर्म पर ध्यान देने से तुम सोचोगे, तुम्हें ज्ञान होगा अपनी वीकनेस का, अपने स्ट्रेंथ का। और इस लर्निंग के साथ साथ तुम अपने लिए एक हेल्पिंग टूल का यूज कर सकते हो जिसका नाम है द जर्नलिंग टूल। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो तुम्हें अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहला, तुम्हारी चॉइस का रीजन क्या था। दूसरा, जो भी आउटकम मिला वो असली में है क्या, क्या वो एक सक्सेस है, क्या वो फेलियर है। तीसरा, क्या जो तुम्हें आउटकम मिला है क्या वो तुम्हारी अपनी गलती से तुम्हें मिला है, क्या तुमने ऐसा कुछ मिस किया प्रोसेस के अंदर, क्या तुम इमोशनल बायस में आकर तुमने कोई डिसीजन लिया, या फिर ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तुम्हारा ऐसा आउटकम मिला है। जब तुम बार बार इसे रिपीट करते हो इन क्वेश्चंस को, तो तुम टाइम के साथ साथ सेल्फ अवेयर होते जाते हो, तुम्हें अपनी चॉइसेस का ज्ञान होने लगता है और तुम समझदार बनने लगते हो। तुम समझदार बनकर आगे डिसीजन लोगे, पर ये प्रोसेस टाइम लेता है और ये टाइम देना तुम्हें बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम ये टाइम नहीं दोगे तो आने वाले समय में तुम्हें ही दिक्कत होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि डिसीजंस तुम्हारी लाइफ को कितना अफेक्ट कर सकते हैं। तुम जानते हो कि डिसीजंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, समझे। अब लास्ट में बात करते हैं, अगर तुम्हें फेलियर मिलता है, तुम्हें सेटबैक मिलता है, तो तुम उसके साथ कैसे कोप अप करोगे, तुम उसे कैसे एक्सेप्ट करोगे, तुम वहां पर रिग्रेट कम से कम कैसे कर सकते हो। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस होती है एक चीज, जिसमें अगर कोई ऐसा इंसान है जो हाई रेजिलियंस वाला है, तो वो चीजों को समझेगा, चीजों को एक्सेप्ट करेगा। उसे भी जब कोई फेलियर मिलेगा तो उस फेलियर को वो फेलियर की तरह ना देखकर सोचेगा कि ये एक ऐसी लर्निंग है जिसके लिए उसने काफी बड़ी कीमत पे की है सीखने के लिए। और ये एटीट्यूड उस इंसान को इतना हेल्प करेगा आगे डिसीजन मेकिंग में, इतना समझदार बनने में, इतना सेल्फ अवेयर बनने में कि तुम समझ नहीं सकते हो। तो तुम्हें फेलियर्स को कभी भी एक सेटबैक की तरह नहीं देखना, तुम्हें देखना है कि तुमने यहां से क्या सीखा। अगर तुमने प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है तो तुम उन लोगों से आगे हो जो लोग कभी सोच समझ के डिसीजन लेते ही नहीं है। तुम्हारे डिसीजन मेकिंग का, तुम्हारी लर्निंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कभी भी 100% सक्सेसफुल बनने का नहीं था। ये नहीं था कि हमें हमेशा सक्सेस मिलती रहेगी, तो ये तो ऑप्टिमिस्टिक बायस हो जाएगा। तुम्हारी लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्शियस बनना, सेल्फ अवेयर बनना, अपनी चॉइसेस के प्रति अवेयर रहना और खुद को एक जानकार व्यक्ति बनाना और जल्दी से जल्दी सीखना। तुम्हें सीखना है अपने जो भी पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, अपने आप से, जो तुम्हारा पास्ट सेल्फ है, तुम्हें उससे जल्दी सीखना है ताकि तुम और बेहतर इंसान बनो। समझ में आया। तो ये थी पूरी डिसीजन मेकिंग सीरीज जिसमें तुमने एक लंबी जर्नी तय की जो एक आम इंसान कभी नहीं करता है। तो सोच के देखो, जब तुमने इतनी लंबी जर्नी तय की है, तुमने जिसमें सबसे पहले सीखा कि पावर ऑफ चॉइस क्या होती है, उसके बाद तुमने सभी बाइसेस को न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद तुमने इमोशंस को रेगुलेट किया, उसके बाद तुम्हें एक स्ट्रक्चरल मैप मिला डिसीजन बनाने के लिए, तुम्हें स्टेप्स मिले डिसीजन मेक करने के लिए, और लास्ट में तुमने आउटकम से भी खुद को डिटैच कर लिया। तुमने सीखा कि तुम कैसे रिग्रेट कम से कम कर सकते हो। अब जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो सोच के देखो कि तुम एक आम आदमी से, जो इतना बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, तुम उससे कितना ऊपर आ चुके हो। अब जब तुम अपने आप को टाइम देते हुए इन सभी प्रोसेसेस का ध्यान रखते हुए एक डिसीजन मेक करोगे तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी उस तुम्हारे पास्ट सेल्फ से जो बिल्कुल भी सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता था। समझ में आया।
तो अब तुम्हें पूरी कुंजी पकड़ा दी गई है, अच्छे डिसीजंस लो और अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट करो। समझ में आया? तो थैंक यू सो मच अगर आपने लास्ट पार्ट भी देखा वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूं वो होगी ब्लूपर्स की। इस वीडियो सीरीज में इस लास्ट पार्ट में मैंने इतनी गलती की है, मैं उसका बिल्कुल ब्लूपर डालूंगा, बिल्कुल रो वर्जन, उसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा। वो एक बार देखिएगा कि मैं कितना ट्राई कर रहा हूं। और तुम मेरी पहली वीडियो देखना कि मैं वहां पर कैसा इंसान था, और मेरी कल वाली वीडियो देखना ब्लूपर वाली कि मैं वहां पे कैसा इंसान हूं। तुम दंग रह जाओगे इस चेंज को देख के, और ये चेंज को देखकर मैं भी दंग हूं कि मैं इतना चेंज कैसे हो गया। ये टाइम के साथ साथ हुआ है, मैंने टाइम के साथ साथ कुछ कुछ बदलाव किए, अभी भी कर रहा हूं, और मैं इस चीज को, इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं। ये मेरा डिसीजन था। अब तुम अपना डिसीजन बनाओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और क्रिएट करो। आई होप इस सीरीज से तुम्हें कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, और अगर हेल्प मिली है तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।